दोस्तों अभी तक आपने मालदीव को लेकर कई सारी बातें भी सुनी होंगी और कई सारे यूट्यूब वीडियो भी देख लिए होंगे, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बता रहा है कि इसको लेकर असली खेल क्या है और मालदीव को लेकर इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये खेल वही है जो खेल पाकिस्तान का है, जो खेल टर्की का है और जो खेल ताइवान का है। मतलब सारा खेल ज्योग्राफी का है। ये जिन भी देशों के मैंने नाम लिए ताइवान को छोड़कर, ये सब सिर्फ अपनी ज्योग्राफी बेचते हैं, ठीक है ना। अब पाकिस्तान क्या है, वो भी अपनी ज्योग्राफी बेचता है। मालदीव है, वो भी अपनी ज्योग्राफी बेच रहा है, क्योंकि मालदीव की जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में इसकी जो लोकेशन है, यहाँ से बहुत सारे आपके माल जहाज गुजरते हैं। इनमें जो सी लेन से जो आपकी इंटरनेट की तारें जाती हैं, कम्युनिकेशन तारें जाती हैं, ये भी इसी के आसपास से जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडिया के जो बड़े बड़े जो लक्षद्वीप है और इस टाइप के, अंडमान तो दूसरी साइड पड़ता है, लेकिन जो भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं ये भी उनके पास पड़ता है। तो इससे यहाँ पर इंडिया को जो है नज़र भी अच्छी तरीके से रखी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया को प्रेशराइज भी किया जा सकता है। जैसे चाइना की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि वो इंडिया को चारों तरफ से घेर के रखे। तभी वो म्यांमार में भी मिलिट्री बेस चाहता है, तभी वो बांग्लादेश में भी मिलिट्री बेस चाहता है, और वो अब मालदीव में भी मिलिट्री बेस चाहता है। पाकिस्तान तो खैर उसकी कॉलोनी है ही है। अब इस बात को आप ये समझिए कि मालदीव में अभी तक जो भी पिछली सरकारें आई हैं वो इंडिया के प्रभाव में रही है, क्योंकि सारी सी बात है कि इंडिया उनको बहुत सारी हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि वो फ्री में इंडिया के उस पर रही हैं, वो पूरी तरीके से लगभग इंडिया पर डिपेंडेंट है। उनकी जो पॉपुलेशन है वहाँ पर अगर कोई भी बीमार पड़ता है तो वो आता है इलाज कराने कहाँ, हिंदुस्तान। वो चाइना नहीं जाता है। चाइना वहाँ से बहुत ज़्यादा किलोमीटर दूर है। इंडिया से उसकी किलोमीटर की दूरी जो है बहुत कम है चाइना की तुलना में, अगर आप देखें तो। हमारे यहाँ जो पानी भी वहीं से जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ऑयल है वो भी हमारे यहाँ से जाता है, क्योंकि मालदीव की जो है कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है। वहाँ पे रिफाइनरी वगैरह कुछ नहीं है। तो इस बात को आप समझिए कि जब वो हमारे ऊपर जो है पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, तो उसके बाद भी वो हमको आंखें क्यों दिखाता है। उसके बाद ये है कि डर नहीं है हमारे यहाँ। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको प्यार और डर में से आप क्या चूज करेंगे, तो मेरे हिसाब से आपको डर चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो आपको धोखा दे सकता है। लेकिन अगर वो आपसे डरता है तो इसके बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपसे धोखा देगा, क्योंकि उसको पता है कि अंजाम क्या होगा। अब आप खुद देख सकते हैं कि रशिया ने यूक्रेन का क्या एग्जाम्पल सेट किया है। चाइना को कोई धोखा क्यों नहीं देता। अगर पाकिस्तान जो है चाइना को धोखा देने की कोशिश करे तो उसको उसका बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जो चाइना ने लोन दिए हैं वो वापस मांगेगा, वो उससे जगह मांगेगा। भाई आधे से ज़्यादा कश्मीर जो है चाइना ने पाकिस्तान से ले लिया है, अगर आपको नहीं पता है तो। और पाकिस्तान लगभग चीन की डिफेक्टो कॉलोनी है। श्रीलंका का आप जानते ही हैं कि क्या हाल किया हुआ है चाइना ने। ठीक है, मैं चाइनीज़ लोगों की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी जो सीसीपी पार्टी में उनकी बात कर रहा हूँ। वो बहुत ढंग से खेल खेलते हैं। उनके यहाँ जो पहली बात तो डेमोक्रेसी है नहीं और कोई चुनाव होते नहीं है, तो उनको जो है सत्ता चेंज होने का कोई डर नहीं रहता है। और शी जिनपिंग के आने से पहले जो है उनकी एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटेजी थी, उसके तहत वो लीडर चुनते थे। शी जिनपिंग ने आकर उसको तोड़ दिया है, मतलब वो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ हो गए हैं। लेकिन उससे पहले क्या था, अधिकतर हर बंदा मैक्सिमम 2 टर्म के लिए आता था, उसके बाद वापस चला जाता था। तो उनको इस चीज़ का एडवांटेज था कि वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते थे। हमारे यहाँ जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी वो पहले भी थी, लेकिन बीच में क्या था कि जैसे गठबंधन की सरकार को दौर आया, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमको नुकसान भी उठाना पड़ा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने यहाँ जो है बाजार बहुत देर से खोला, चीन की तुलना में 20 साल देर से। अगर देखा जाए तो हम चाइना से एग्जैक्टली 20 साल हम पीछे हैं समय के मामले में, इकॉनमी के मामले में। अगर आप 20 साल अगर आप पीछे हैं चाइना से आज के टाइम के पहले, तो चाइना की जीडीपी हमारी जीडीपी की तुलना में थी। इधर 20 से 25 सालों के अंदर चाइना ने एक ऐसा बूम देखा जो कि दुनिया की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं था। और हम भी उसको अपनी तरीके से रेप्लिकेट कर सकते हैं। हमें लगभग, अगर हमारे पास अगर इतनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती कि हम लोगों को जो है गुड्स मैन्युफैक्चर करते, हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस बढ़िया होता, तो जो है हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता। अगर हमें अपनी धाक जमानी है तो लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर वो भारत के खिलाफ जाएंगे तो उसकी कॉस्ट उन्हें चुकानी पड़ेगी। और मालदीव के केस में भारतीय जनता ने साबित किया है कि हमारा जो इकोनॉमिक माइट है वो भारी पड़ता है। अब हमने जो उनका बाइकआउट करना स्टार्ट किया है, तो जो नई खबर आ रही है उसमें ये है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज़ू, उनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव भी आ रहा है। तो इससे
पास हो या ना हो उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो प्रेशर में ज़रूर आए हैं। और उन्होंने जो 3 जो उनके मंत्री थे उन जिन्होंने बदजुबानी की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनको सस्पेंड भी किया है। तो आप ये देखिए कि भाई आप हम आपको सारा जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं मालदीव को, हमारे यहाँ से ही जो है लोग टूरिज़्म पे जाते हैं, तो लेकिन आप खाते हमारी हैं और गाते आप बाहर की हैं, इस तरीके से। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमें अपने पत्ते जो है और ढंग से खेलने पड़ेंगे। 10 साल में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, लेकिन और काम अच्छे करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा हिसाब किताब जो है किसी और कंट्री, हमारा कंपटीशन बहुत तगड़ा है। हमारा कंपटीशन जो है पाकिस्तान और चीन के साथ है और अमेरिका के साथ है। हमारा कंपटीशन किसी अरे-गरे नत्थू-गहरे मुल्कों के साथ नहीं है। जब आप बिग लीग में खेलते हैं तो जो है आपको फिर बिग लीग की तरह सोचना भी पड़ेगा। जैसे बढ़िया प्लेयर, अगर आपको कंपटीशन विराट कोहली से होगा तो आपको विराट कोहली की तरह ही मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग भी वैसा ही लाना पड़ेगा। तो इससे कोई, ये बात मेन इम्पॉर्टेंट है। तो बाकी अब हमारी किस्मत ऐसी थोड़ी सी इस मामले में ख़राब है कि हमें पड़ोसी ढंग के नहीं मिले हैं। पड़ोसियों के साथ, कुछ के साथ हमारा कारोबार अच्छा है, लेकिन कारोबार अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि वो हम पर अटैक नहीं करेगा। वो सारे हथकंडे अपनाता है हमें तोड़ने के लिए। तो इस बात को आप समझिए कि मालदीव में जो आप देख रहे हैं वो एक इन सारे फैक्टर्स का जो है, कुल मिला के लबोलुआब ये है कि वो इन सारे फैक्टर्स का मेल है, किसी एक फैक्टर का अकेला खेल नहीं है। मालदीव भी अपनी इकोनॉमी जो ज्योग्राफिक लोकेशन है वो उसको बेचता है। बिना ज्योग्राफिक लोकेशन के मालदीव को कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। और मैं जल्दी ही आपके लिए अपने पड़ोसी देशों के लिए एक एक करके एक पूरी सीरीज लाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि हमारे किस पड़ोसी देश में क्या क्या हो रहा है और चीन ने किस बखूबी तरीके से कई सालों की मेहनत से उनको जो है अपने एक लोन के जाल में फंसाया हुआ है। उनके आगे पॉलिटिशियन को खरीदा गया है। क्या कहते हैं, मालदीव में भी क्या ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान चाहे तो उनको जो चाहे वो कुछ दे सकता है, और हमने दिया भी है। उनके यहाँ एक बहुत पहले कूप हुआ था, हमने उस कूप से उनको बचाया था। उनके यहाँ पानी की कमी हो गई थी तो हमने उनको पानी की कमी को भी दूर किया था। तो फिर इस तरीके के एंटी इंडिया गतिविधियां क्यों होती हैं? क्योंकि हम जो है अपने जो काम होते हैं उनको इतनी तरीके से पब्लिसाइज नहीं कर पाते एक तरीके से। और फिर थोड़ा सा ये भी होता है कि हम अपने जो आसपास के जो पड़ोसी देश हैं जिनसे हमारी सीमा लगती है, जो आसपास के, हम कभी कभी उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अगर आज अमेरिका सबसे बड़ी सुपर पावर है तो उसके आसपास के देशों में उसकी सबसे पहले धाक चलती है। अगर हमें फ्यूचर में महाशक्ति बनना है तो पहले हमें आसपास के देशों को हमें अपनी जो है धाक जमानी पड़ेगी। उसके लिए हमें अपनी इकोनॉमी, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अपनी सैन्य क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि आप चाहे माने चाहे ना माने, जब तक आप अपने हथियार देश के अंदर नहीं बनाएंगे तब तक जो है आप महाशक्ति नहीं बन पाएंगे। और प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन और ज़्यादा काम अच्छा करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं फिर से दोहराऊंगा, आपका मुकाबला चाइना के साथ है, और जब आपका कॉम्पिटिटर तगड़ा हो तो आपको भी उसी की तरह तगड़ा और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। थैंक यू दोस्तों।